Hello everyone, welcome to part 2 of गॉस लॉ. ओके, पार्ट 1 में गॉस लॉ के पार्ट 1 में हमने जो किया था वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा ये वीडियो में पार्ट 2. ठीक है, अब पार्ट 1 में हमने क्या किया था गॉस लॉ में. तो बेसिकली हमने क्या किया था कि पहले तो गॉस लॉ के बारे में थोड़ा ओवरव्यू जनरल आइडिया ले लिया था. उसको समझने के लिए क्या क्या टॉपिक्स आपको चाहिए वो सब हमने बताया था. और फिर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का जो टॉपिक है जो गॉस लॉ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हमने वो टॉपिक डेवलप करना स्टार्ट किया था, मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था. ठीक है, और हमने ये सीखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई फ्लैट सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है, मतलब ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है, ठीक है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होती है तब भी नहीं चलेगा, दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो फिर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा फ्लक्स के लिए सही है. ठीक है, ये तभी सही है जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हो. ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है. ये जो फॉर्मूला था, जो ये कंडीशंस अगर है, मतलब आपका अगर सरफेस फ्लैट है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया था. और ये भी देखा था कि साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस को कैसे हिंट मिली कि जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसमें डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है तो मतलब उनका प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा. लेकिन हमने देखा था कि ये डायग्राम के थ्रू हमने देखा था कि उसमें जो, जैसे मान लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये सरफेस इस तरह से है तो इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 है. और जब एंगल 0 होता है तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है. तो एंगल 0 होने पे फ्लक्स अगर मैक्सिमम हो रहा है, कोई चीज़ अगर मैक्सिमम हो रही है कोई एंगल 0 पे, तो वहाँ पे कोसाइन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, मतलब उस फॉर्मूला में कोसाइन इन्वॉल्व होगा. और फिर तो कोसाइन किस में इन्वॉल्व होता है, तो जनरली डॉट प्रोडक्ट, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो इसलिए फिर उनको ये हिंट मिली कि इसका कुछ डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए. और दूसरी हिंट कहाँ से मिली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो मतलब वो एक नंबर होता है. अब नंबर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो मतलब ये दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक ऐसा स्केलर होना चाहिए. और कोसाइन के हिंट को अगर मिला दे तो फिर उनको ये यकीन हो गया कि फ्लक्स का जो है उसमें डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. ठीक है, फ्लक्स के फॉर्मूला में. अब आपने अगर ये देखा होगा मेरा पार्ट 1, और आपको अगर थोड़ा सा अगर ज़्यादा सोचा होगा आपने, तो आपको एक सवाल आया होगा मन में कि हमने जो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ली है वो ऐसे टेढ़ी क्यों ली, मतलब अलोंग द एरिया वेक्टर क्यों ली है. ठीक है, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा और आना भी चाहिए था. अगर नहीं आया तो आना चाहिए था. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला देखेंगे कि क्या हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हम एक्स एक्सिस एरिया वेक्टर के अलोंग ना लेके हम एक्स एक्सिस लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और वाई एक्सिस फिर ऐसे स्ट्रेट आएगा. और फिर देखेंगे, और फिर थोड़ा सा और आगे फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे. ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डिराइव किया इस कंडीशन के लिए, उसके कुछ हम लोग यूनिट्स देखेंगे एंड प्रॉपर्टीज देखेंगे. ठीक है, सो मतलब अलग अलग ओरिएंटेशन में क्या क्या फ्लक्स होगा. ठीक है, फ्लैट सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो देखेंगे. तो अभी हम वो सवाल जो आपको आना चाहिए था मन में कि अगर हम एरिया वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस ली है हमने और ये फॉर्मूला निकाला है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्स एक्सिस लेके और ये इस तरह से वाई एक्सिस लेके भी ये फॉर्मूला आना चाहिए. अगर कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेशन में, अगर कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके अगर ये फॉर्मूला डिराइव किया है, और अगर वो कोऑर्डिनेट, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी लॉ होता है ना, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता और नहीं होना चाहिए. अगर वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट है तो फिर वो फिजिक्स का मतलब वैलिड लॉ नहीं है. ठीक है, तो हमको हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम एक्स एक्सिस
इसके अलोंग, एरिया वेक्टर के अलोंग ना लेके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के अलोंग ले तो फिर हमारा ये फॉर्मूला आता है या नहीं वो देखेंगे, ठीक है। सो उसके लिए यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेंगे, एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं लेंगे। अगर आपने ये सवाल आपके मन में आना चाहिए था, बट अगर आपने इसको अगर ध्यान से नोटिस किया है तो फिर आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने इसको नोटिस किया है अच्छे से तो फिर इस सवाल का जो जवाब है, मतलब जैसे और उसका एक्स एक्सिस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर ली है, ठीक है, तो क्या होगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। आपको थोड़ी हिंट इसमें भी मिल जाएगी, इसी के थ्रू मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। लाइंस एक्चुअली इतनी दूर दूर नहीं होती है, ठीक है, इनके बीच में भी इन्फाइनेटली मेनी लाइंस होती है, लेकिन समझाने के लिए मैंने जस्ट कुछ रिप्रेजेंटेटिव लाइंस बनाई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंड ये है एरिया, और ये है उसका एरिया वेक्टर। यहाँ पे हम ओरिजिन ले लेते हैं, यहाँ पे ओरिजिन होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्स एक्सिस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये हमारी एक्स एक्सिस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये होगी हमारी वाई एक्सिस। अब क्या होगा, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इसके अलोंग था, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ओके। अब आप देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक्स एक्सिस हमने लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है। तो अब कंपोनेंट्स जो होंगे वो एरिया वेक्टर के होंगे। सो एरिया वेक्टर के क्या क्या कंपोनेंट्स बनेंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे ये कंपोनेंट होगा जिसको हम ए एक्स बोलेंगे, ठीक है, ए एक्स आई कैप, एंड एक वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा, इसको बोलेंगे, ये होगा ए एक्स, सॉरी ए वाई, और ये कंपोनेंट जो होगा ये होगा ए एक्स, ओके, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो, अब आप यहां पे देखो, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट को, ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर ये ई मैग्नीट्यूड, ए को अभी मत देखो, और फिर कॉस थीटा देखो। सो ई कॉस थीटा क्या था उस डायग्राम में, याद करो कि ई कॉस थीटा क्या था। तो ई कॉस थीटा ई एक्स था, मतलब एक्स कंपोनेंट अलोंग ए, ठीक है, ई का एक्स कंपोनेंट अलोंग ए वो ये बनता है, और फिर उसका जब प्रोडक्ट ए के मैग्नीट्यूड के साथ लेते तो हमको ये फॉर्मूला मिला, ठीक है, उस डायग्राम के हिसाब से। अब इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, ए एक्स जो है एक्स कंपोनेंट, अब देखो पियर्सिंग कंपोनेंट क्या है। अब आप देखो कि एरिया वेक्टर जो है वो ई के अलोंग है, तो मतलब ए एक्स क्या होगा, अब यहां पे ए एक्स क्या होगा, सो ए एक्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा, सॉरी हाँ यस, ए एक्स विल बी, यहां पे ए एक्स जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा होगा, और ए वाई होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा, ठीक है। अब आप देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वो ई के अलोंग है, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ए एक्स और ई का होगा। तो ए एक्स क्या है, मतलब मल्टीप्लीकेशन जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो ए एक्स और ई का होगा। तो ए एक्स क्या है,
ए कॉस थीटा। अब आप देखो ई को मिटा दो, अब मैंने ई को मिटा दिया, मान लो ई को हटा दिया। अब ये ए कॉस थीटा क्या है? इट्स वो है कंपोनेंट ए का कंपोनेंट अलोंग ई, दैट इज एक्स, ठीक है, ए एक्स, मतलब ई के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, तो ये ए एक्स हो गया। और फिर जब ई के मैग्नीट्यूड के साथ उसको मल्टीप्लाई किया तो हमको वापस वही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये डायग्राम पे डिपेंड नहीं है, मतलब हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आप किसी के भी अलोंग आप ले सकते हो। आप इवन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी एक्स एक्सिस किसी के अलोंग ना लेके भी ये डिराइव कर सकते हो, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, ठीक है। सो बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर ये फॉर्मूला निकला है तो वो गलत होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता फिजिक्स का कोई भी फॉर्मूला या लॉ, ठीक है, वो सेम ही मिलेगा आपको, जस्ट बीच में आपको अलग अलग स्टेप्स मिलेंगी, लेकिन लास्ट में वही मिलेगा जो आपको दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिएंटेशन में मिला है, ठीक है। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो आपके मन में ऐसा सवाल नहीं रहना चाहिए कि ए के अलोंग एक्स एक्सिस ली थी तभी ये डिराइव हुआ है, आप किसी के भी अलोंग एक्स एक्सिस लेके यही फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। थीटा जो है वो एंगल होता है ई और ए के बीच में, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही वैलिड है, ठीक है। अगर आपको ये बनाना है और लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। पॉज करके मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है या नहीं। ओके, सो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने इन दो कंडीशंस के लिए डेवलप किया है, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, इन दो कंडीशंस अगर नहीं है तो, और अगर आपने किसी न्यूमेरिकल में इसको यूज़ किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि ये फ्लैट सरफेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, फ्लक्स का। तो अभी देखते हैं कुछ फ्लक्स की प्रॉपर्टीज, और फिर हम लोग वो वाला देखेंगे जो गॉस लॉ में यूज़ होता है। ये लेक्चर ज़्यादातर हमारा फ्लक्स के बारे में ही रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा लास्ट में अगर टाइम बचा तो, कर्ड सरफेस के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मतलब इस वीडियो में अगर टाइम बचा तो लास्ट में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा उसके बाद। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब आपको मतलब पता ही होगा, जैसे हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो किसी भी चीज़ का नंबर मतलब उसको जस्ट गिनना है, 1 2 3 कितने हैं, ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है वो एक जस्ट नंबर होता है, लेकिन उसका यूनिट भी होता है। अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं यूनिट पे, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको किसी भी फिजिक्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है यूनिट याद रखने, वो भूल जाते हैं क्योंकि वो याद रखते हैं, यूनिट आपको याद नहीं रखना है। अब आप देखो यहाँ पे यूनिट निकालना है आपको, जैसे फ्लक्स है, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट उसका भी याद नहीं रखना है, उसका भी निकालना है, और एरिया का आपको पता ही है, ठीक है, एरिया का यूनिट क्या होता है। सो बेसिकली यूनिट जो है वो मैग्नीट्यूड से अगर निकालो तो ज़्यादा बेटर है। ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, वो एक एंगल है। तो बेसिकली हमको जो यूनिट लेना है वो ई और ए का लेना है, ठीक है। अब ई का यूनिट कैसे मिलेगा? एक तो ई का वो फार्मूला है, ठीक है, ई इज इक्वल टू 1/4/ε0 Q/r², ये इसका मैग्नीट्यूड, ई के मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है, ठीक है। अब इससे भी निकाल सकते हो यूनिट, बट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा आपको यूनिट निकालने में। तो आसान तरीका जो है ई का यूनिट निकालने का वो ये फार्मूला, ई इज इक्वल टू F/Q या Q0, ठीक है। ये ज़्यादा आसान है यूनिट निकालना। F का क्या है? न्यूटन,
चार्ज का कूलम। सो ई का जो यूनिट मिला वो मिला, ई का यूनिट जो है, यूनिट ऑफ ई इज न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ई का एक और यूनिट होता है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम तो है ही, लेकिन दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर और वोल्ट पर मीटर। अब ये कैसे मिलता है? तो ये कुछ नहीं, न्यूटन पर कूलम से ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम करते हैं कि जैसे न्यूटन पर कूलम लिखा है, ठीक है, अब न्यूटन में क्या होता है कि केजी, न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, फोर्स का यूनिट है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। तो एम क्या है, केजी, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन का और मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में उसका जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अपॉन कूलम का। अब कूलम का जो होता है, जैसे आपको पता है वोल्ट का जो यूनिट होता है, वोल्ट वो जूल पर कूलम होता है। ठीक है, ये अभी आप शायद नहीं पढ़े होंगे वोल्ट का यूनिट, मतलब वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट होता है मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो जूल पर कूलम होता है। ठीक है, तो कूलम का यूनिट क्या होगा, जूल पर वोल्ट होगा। ये इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो कूलम का ये जो हो जाएगा वो जूल पर वोल्ट होगा। तो यहाँ पे जूल, अब जूल का क्या होता है, जूल का जैसे एनर्जी होती है, जूल मतलब एनर्जी, तो कोई भी एनर्जी ले लो जैसे हाफ mv², अब उसका निकाल दो तो ये काइनेटिक एनर्जी है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जूल का, तो जूल अपॉन वोल्ट, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और नीचे वोल्ट का वोल्ट वैसे ही रख दो। ठीक है, तो ये मिल गया। अब आप देखो इसमें कुछ कैंसलेशन होगा, अब इसके मल्टीप्लाई में जाएगा ये VS² अपॉन केजी मीटर स्क्वायर। अब आप देखो सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, केजी कैंसिल, मीटर एक चला गया, 1 मीटर यहाँ पे बच गया, तो वोल्ट पर मीटर बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट निकाल सकते हो। ये अभी शायद आपको नहीं पता होगा, वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस का जूल पर कूलम होता है। ठीक है, वैसे 10th में आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इसमें पढ़ चुके हो, बट सेकंड चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि वोल्ट का जो यूनिट है वो जूल पर कूलम होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो अगर हम यूज़ करें तो आपको ये यूनिट वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जूल न्यूटन पर कूलम है वही वोल्ट पर मीटर है, उसी का मतलब वोल्ट पर मीटर, ये दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि आगे जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो उसमें वोल्ट पर मीटर यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा कन्वीनियंट होता है न्यूटन पर कूलम के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए हम वो यूनिट लेते हैं। तो अगर ये यूनिट के बारे में आपको लिखना है तो लिख सकते हो पॉज करके। ओके, सो ये मैं रफ कर, सो बेसिकली सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी हमने यूनिट निकाला है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो वोल्ट पर मीटर ही हम लोग रखते हैं यूनिट। अब दोनों यूनिट रख के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से, क्योंकि एरिया का मैंने निकाला, क्योंकि एरिया का आपको पता है ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कॉस थीटा, तो मतलब फाई का जो यूनिट हुआ, यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने निकाला वोल्ट पर मीटर, और एरिया का उसको मल्टीप्लाई करना है मीटर स्क्वायर से, तो फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो होगा 1 मीटर चला गया 1 मीटर, सो वोल्ट इंटू मीटर, ये है फ्लक्स का यूनिट। और अगर न्यूटन पर कूलम लेते हैं इसका, सो न्यूटन पर कूलम इंटू, सो न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, वो होगा फ्लक्स का, मतलब न्यूटन पर कूलम के फॉर्म में अगर लिखना है तो न्यूटन मीटर पर कूलम फ्लक्स का यूनिट है, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर मत बोलना क्योंकि वो फिर इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, तो वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसके दोनों यूनिट है। दोनों यूनिट आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे दोनों ही ऐसा यूनिट है,
कोई भी यूज़ कर सकते हो उनमें से, ठीक है। तो ये हुई यूनिट की बात। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स के ओरिएंटेशन की बात करते हैं। जैसे मैं आपको जस्ट ऐसे ही दिखा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आएगा आपको। अब आप देखो, जैसे ये मान लो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये हमने एक एरिया रखा है इसके अंदर। अब अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो है इसका वो इस डायरेक्शन में है, तो ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इसमें जो ये जो फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसमें आएगा कॉस 0। सो ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0, तो आंसर आ जाएगा फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो ये आ जाएगा ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हुआ 0 डिग्री के लिए। अब अगर 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये कि ये इस तरह से है एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको, मतलब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्कीम करके जा रही है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको आर पार नहीं जा रही, तो उस केस में आपको पता ही है 0 होगा फ्लक्स, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको पियर्स करके नहीं जा रही। तो इसमें भी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 आपको पता है 0 होता है, सो फाई ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब एक भी फील्ड लाइन नहीं जा रही, इसमें इतनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, मतलब इसको जब ई का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि ई का मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, एरिया का मैग्नीट्यूड अगेन एक नंबर होता है, तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है, 30, 40, 60, 600, 1000, ठीक है। वो होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अब हम देखते हैं कि अगर ये जो एरिया है वो अभी हमने पहले ऐसे देखा केस 1 में, इसमें फिर ऐसे देखा 90 डिग्री, अब देखेंगे 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा? सो फाई ई फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री आपको पता है, कोसाइन का जो होता है ग्राफ, वो इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री और फिर ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री -1 होता है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब यूज़ करना है पीछे का नॉलेज जो 11th में आप पढ़ चुके हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। पता नहीं 11th में शायद, पता नहीं आप पढ़ते हो या नहीं, बट ठीक है। सो फाई ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस 180 डिग्री, ओके। सो ये होगा ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड, कॉस 180 होता है -1, सो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, मतलब सेम नंबर मिलेगा आपको। जैसे मैंने बताया था ये मैक्सिमम ऐसा दिखता है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वजह से, ठीक है। तो न्यूमेरिकली 0 डिग्री और 180 डिग्री आपको सेम मिलेंगे, लेकिन साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। और अब आखिर में 180 डिग्री और फिर अब आखिर में अगेन 180 के बाद आएगा 270 डिग्री, ठीक है। तो 270 डिग्री के लिए फाई जो है थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, अगेन फाई जो होता है 270 डिग्री पे अगेन कोसाइन जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इसमें 180 में 90 ऐड करोगे तो 270 मिलेगा, और 270 में फाई जो होता है वो अगेन ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 270 डिग्री, अगेन वो 0 होता है, तो फाई ई इज इक्वल टू 0, तो अगेन फ्लक्स 0 हो जाता है। एंड देन 360 डिग्री अगेन वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 360 और 0 वो कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे से, 360 और 0, तो उसके लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो जो फ्लक्स है वो किस तरह से वैरी कर रहा है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे उसका कुछ ई इंटू ए मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब एंगल्स पे, मतलब 0 और 90 के बीच में अगर एंगल्स है तो वो हमेशा इससे कम रहेगा। क्यों इससे कम रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक एंगल 30 डिग्री है, तो 30 या फिर 60 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री एंगल है मान लो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फाई जो होगा फाई ई वो ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 आपको पता है 1/2 होता है, तो फाई
ई इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड अपॉन 2 ये होगा। ठीक है, अब आप देखो कि जो 0 डिग्री पे जो था उसका आधा 60 डिग्री पे मिलता है। मतलब ये कि अब ये मतलब ये पूरा है ई इंटू ए और ये हाफ ऑफ ई इंटू ए है। मतलब ये कि फ्लक्स कम हो रहा है। आप जैसे ही एंगल 0 से 90 की तरफ बढ़ेगा तो फ्लक्स जो है वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि कोसाइन की वैल्यू कम होती है। क्यों? और क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो डिफाइन कर रहा है कोसाइन। ठीक है, फ्लक्स को डिफाइन कौन कर रहा है? कोसाइन फंक्शन। तो कोसाइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? जब आप एंगल बढ़ाते हो तो उसकी वैल्यू कम होते जाती है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए 0 डिग्री पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, फिर वो धीरे धीरे कम होगा, 60 पे हाफ हो जाएगा जो 0 पे था उसका, और फिर 90 पे वो कम होते होते 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा यहाँ पे मिनिमम फ्लक्स है, बट नहीं, ये जब आगे हम 90 से 180 की तरफ अगर जब एंगल बढ़ाते जाएंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, तो अभी हम एंगल बढ़ा ही रहे, कम नहीं कर रहे, लेकिन ये अब 0 से भी कम होता जाएगा फ्लक्स और फिर नेगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए फ्लक्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा आपको, मतलब 0 से ये भी कम है, मतलब ये मिनिमम फ्लक्स है। ठीक है, तो मिनिमम फ्लक्स कहाँ मिलता है आपको? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो आप बोल सकते हैं दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब 180 डिग्री अगर एंगल है दोनों के बीच में तो आपको मिनिमम फ्लक्स मिलता है, और दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। ये है मैक्सिमम फ्लक्स, फाई ई मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्लक्स है और ये मिनिमम फ्लक्स है। फिर अगेन जब आप एंगल और बढ़ाते हो 180 से 270 की तरफ जाते हो, सॉरी ये 180 से 270 की तरफ आप देख सकते हो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, तो एंगल जब आप और बढ़ाते हो तो यहाँ पे आप फ्लक्स जो है वो बढ़ के वापस 0 हो जाता है, एंड देन जब आप 360 की तरफ जाओगे या 0 की तरफ जाओगे अगेन, तो फ्लक्स अगेन बढ़ के वो मैक्सिमम हो जाएगा 360 पे और 0 पे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा सारे ओरिएंटेशन इसमें कवर हो गए। ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम, फिर इसको जब आप ऐसे घुमाओगे तो फ्लक्स कम होता जाएगा, कम होगा और 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। फिर अगेन जब आप इस तरफ घुमाओगे तो अगेन वो कम होगा, कम होते होते यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा फ्लक्स। फिर अगेन जब आप इसको ऐसे एंगल और बढ़ाओगे, ये एंगल बढ़ा रहे हैं हम, कम नहीं कर रहे किसी भी स्टेज में, एंगल हम कम नहीं कर रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फ्लक्स जो है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू कोसाइन का फंक्शन कैसे वेरी करता है उसके हिसाब से। ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शन वो उसको डिफाइन कर रहा है, दैट इज कोसाइन। ठीक है, ये दोनों तो उसके मैग्नीट्यूड है ई और ए के, जो फिक्स होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया चेंज हो रहा है लेकिन ये एरिया चेंज नहीं होगा। सो आप देख सकते हो ये 0 डिग्री, फिर कम होते होते 90 डिग्री 0 हो गया, फिर अगेन और कम होगा, 0 से कम मतलब किस में जाएगा? नेगेटिव में। तो ये यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स 180 पे, और फिर जैसे 270 पे अगेन वो बढ़ेगा, 270 पे अब वो बढ़ेगा, और फिर 270 पे अगेन वो 0 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन 360 पे अगेन वो बढ़ के उसका मैक्सिमम वैल्यू लेगा। तो इस तरह से वो हर ओरिएंटेशन पे हमने ये फ्लक्स डिफाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है आपको, फ्लैट सरफेस पे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने अभी ये जो फॉर्मूला है फ्लक्स का वो डिराइव किया है। ठीक है, आपको अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हो क्लोज करके। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है लेकिन सरफेस, जैसे हमने अभी फ्लैट सरफेस लिया था, अगर सरफेस कर्व्ड है तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला तो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर वो इसमें अगर हम इंक्लूड करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि कर्व्ड सरफेस से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो अभी देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्यों वैलिड नहीं है कर्व्ड सरफेस के लिए।
अब जैसे अगेन मैं बना देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कर्व सरफेस पर ये है कर्व सरफेस, ठीक है, कोई भी कर्व सरफेस ले लिया। एक काम करते हैं, आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा। मैं फ्लैट सरफेस भी बना लेता हूँ। ये है, सीधा ही बना देते हैं, टेढ़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आप देखो यहाँ पर मान लो इसके अलावा हमने एक्स एक्सिस ले ली और इसके अलावा वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये 0 एंड एरिया वेक्टर जो है वो ई के अलांग है। यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा और ई वेक्टर भी इसके अलांग है। ये है ई, टेढ़ा बना देते ज़्यादा बेटर है, टेढ़ा ही बना देते सरफेस। इसको मैंने सीधा ही बनाया, ठीक है, इसको मैं टेढ़ा बना देता हूँ क्योंकि एरिया वेक्टर और ई दोनों अलग से दिखेंगे, इसलिए मैंने इसका चेंज कर दिया। और ये सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस अभी हमने देखा था, ठीक है, और ये एंगल है। अब आप देखो इसमें क्या है, अब मैं एरिया वेक्टर कहीं भी लेता हूँ इस सरफेस पे, एरिया वेक्टर मैं यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ चाहे यहाँ लूँ, कहीं भी मैं अगर एरिया वेक्टर लेता हूँ, मैं अगर एरिया वेक्टर कहीं भी लेता हूँ, इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर मैं अगर कहीं भी लूँ, मुझे पता है कि हमेशा वो जो एंगल है ई के साथ वो थीटा ही बनाएगा, ई के साथ वाला जो एंगल है वो थीटा ही बनेगा हमेशा, ठीक है। कहीं भी लूँ एरिया वेक्टर, पूरे सरफेस पे कहीं भी मैं एरिया वेक्टर लेता हूँ तो जो एंगल बनेगा, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म है और फ्लैट सरफेस है, तो कहीं भी अगर मैं एरिया वेक्टर लेता हूँ तो वो सेम ही एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इसलिए ये फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए विच इज इक्वल टू ई का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये सही रहता है। क्यों सही रहता है? बिकॉज एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, एरिया वेक्टर का मतलब ये कॉस थीटा जो है, थीटा चेंज नहीं होता है, ई तो वैसे भी यूनिफॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, एरिया उसका एरिया का मैग्नीट्यूड वो भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एरिया कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एरिया ऐसे कम ज़्यादा तो नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगे। वेरिएबल क्या रहेगा? थीटा। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा भी सेम रह रहा है तो इसलिए ये फॉर्मूला वर्क कर जाता है फॉर फ्लैट सरफेस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं कर्व सरफेस में क्या दिक्कत है। कर्व सरफेस में क्या होता है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो हर जगह पे अलग अलग है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर इस पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे एरिया वेक्टर पर, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो थोड़ा सा ऐसे होगा, ये इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे, अब वो 90 डिग्री नहीं है, अब कुछ एक एंगल बना रहा है, ठीक है, इससे कम एंगल बना रहा है, देन सॉरी एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होगा लेकिन उसका जो एंगल ई के साथ है, सॉरी एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ही होता है हमेशा,
ठीक है, यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे होगा और यहाँ का एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ये एरिया वेक्टर। हर जगह पे मैं बना देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। सारे परपेंडिकुलर है सरफेस के। और देखो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना है आप देख सकते हो। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल बना रहा है, अगर हम इसको थीटा बोल दें, ठीक है। अब देखो ये एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, यहाँ ये देख लो। अब आप देखो ये एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। आप देख सकते हो ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं है, ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, इस थीटा की वैल्यू कम है, इसकी इससे कम है और इससे ज़्यादा है। यहाँ पे 0 है दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है। तो ये फॉर्मूला खाली इसी पॉइंट पे वर्क करेगा, मतलब अगर आप एरिया वेक्टर यहीं पे बनाओगे तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा, बाकी किसी भी थीटा के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि थीटा चेंज होता जाएगा ना। तो आपको फ्लक्स कैसे, आपको एक वैल्यू कैसे मिल सकती है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे, मतलब ये आप डिपेंड कर रहा है कि आप एरिया वेक्टर कहाँ ले रहे हो। तो फ्लक्स की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, एरिया वेक्टर आप कहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। तो एरिया वेक्टर अलग अलग जगह पे फ्लक्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, जो गलत है, क्योंकि हमको फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस चाहिए, उसके अलग अलग पॉइंट्स पे नहीं चाहिए। हमको पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, जहाँ जहाँ हर एक पॉइंट पे मतलब इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, और उन सारे पॉइंट्स पे जो एरिया वेक्टर है वो अलग अलग एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। सो थीटा चेंज होता जाएगा कंटिन्यूसली, तो उस वजह से हमको एक पर्टिकुलर फ्लक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर एक पर्टिकुलर फ्लक्स की वैल्यू इस फॉर्मूला की एक ही जगह पे मिलेगी, एंड दैट इज ए जो है वो ई के अलोंग अगर है तो आप cos 0 रख के लेकिन फिर उसके बाजू वाले पॉइंट पे आप थीटा आपको अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग पॉइंट पे आपको फ्लक्स नहीं चाहिए, आपको एक पूरे सरफेस पे फ्लक्स चाहिए, ठीक है। पूरे सरफेस से फ्लक्स कैसे गुजरेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में, पूरे वीडियो में शायद हम पूरा जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, जो इंटीग्रल वाला, ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है जो हम डिराइव करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी है, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे कि ये डी ए और ये सब क्या है, ये इंटीग्रल कहाँ से आ गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप रखते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे क्लास के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी, मतलब मेरे क्लास का नाम वो कहाँ पे है, ठीक है, और मेरा फ़ोन नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में। और आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपको अगर कोई टॉपिक अगर समझना है पूरा डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हर टॉपिक डिटेल में समझाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं दिया जाता कि टाइम की कमी है या सिलेबस भगाना है, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके सिलेबस कवर किया जाता है और हर टॉपिक डिटेल में समझाया जाता है, जो आपको कहीं किसी स्कूल या किसी कोचिंग क्लास में आपको इतना डिटेल में कभी आपको जानने को नहीं मिलेगा, उतना डिटेल में मेरे वीडियोस में, क्योंकि वीडियोस में सारे टॉपिक्स कवर कर पाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो इसलिए मैं कुछ ही ऐसे टॉपिक्स चूज़ करूँगा जो स्टूडेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है समझना, वो मैं वीडियोस बनाऊँगा। लेकिन आप मेरे ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेके सारे टॉपिक्स इस तरह से डिटेल में सीख सकते हो, ठीक है। सो अभी हम स्टॉप करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, ठीक है, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ने, कि हमको पूरे सरफेस के लिए एक फ्लक्स की वैल्यू कैसे मिल सकती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंट आ गया होगा इससे कि सारे पॉइंट्स पे फ्लक्स निकालो और उसका सम कर दो। तो बहुत ही सिंपल है इसका लॉजिक इसके पीछे का, लेकिन ये भी नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को, तो इसलिए बच्चों को डर लगता है ये इंटीग्रेशन और इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो आपको हिंट जैसे अभी मिल गई कि सारे पॉइंट्स पे अलग अलग फ्लक्स है, तो सारे पॉइंट्स का जो फ्लक्स है वो निकाल के उसको ऐड कर दो। लेकिन सारे पॉइंट्स, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स, तो इतने इन्फाइनाइट फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए
हमको ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जो मैथमेटिशियन ने बनाया वो इसी की वजह से बनाया कि हमको सारा इन्फाइनाइटली मैनी चीज़ें ऐड ना करनी पड़े और हमको फिर भी हमको वो मिल जाए जो हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है और फिर आगे हम लोग गॉस लॉ पे, फिर अगले वीडियो में गॉस लॉ पे पूरा अच्छे से कुछ पहले फ्लक्स कंप्लीट करेंगे। ये फार्मूला आ गया तो फ्लक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ फ्लक्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे या सम्स करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस लॉ देखेंगे जो बहुत ही मतलब कम टाइम में हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स में हमने उसका लेफ्ट साइड हमने सीख लिया है, तो बस राइट साइड बहुत ही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ सरफेस, वो देखेंगे। एंड देन हम लोग गॉस लॉ पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम ये फार्मूला डिराइव करेंगे। थैंक यू सो मच।